हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला भाग है संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधन। ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। तो इससे पहले के 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपने बहुत अच्छा कंटेंट मिस कर दिया है, उसे जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। लाइन से देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी ढंग से। तो जहाँ पर कल छोड़ा था उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 75वां प्रश्न, कथन ए। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्नगत कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारत की संज्ञात्मक संरचना एक विशिष्ट प्रकृति है। अमेरिका की तरह भारत संघ समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह राज्यों का संघ है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकी है, जिसमें भारतीय विविधता राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के ढांचे में समायोजित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम सुमेलित होगा 1935 से। क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में और वेवल योजना आई 1945 में। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि पहला और चौथा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। और चौथा कथन है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। इसमें 2 प्रकार की विधियों का उल्लेख है। पहला, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा यह विधेयक पारित कर दिया जाता है। तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। 78वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? उत्तर होगा सी, 345। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में श्री बी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य की राजभाषा या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। और अध्यक्ष कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? उत्तर होगा के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उत्तर होगा वी.टी. कृष्णामचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत हुई।
जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के एक कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निर्देश। आगामी 2 प्रश्नों में प्रत्येक में 2 वक्तव्य हैं, कथन ए एवं कथन आर। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्ण परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ये कूट दिया हुआ है दोस्तों, और जो कथन है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ पहले। ये इसमें क्या है, कूट ऑप्शंस पहले दे दिए और क्वेश्चन बाद में दिया हुआ है। कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार व व्यवस्था उस देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। ऐसे लोग जो कमजोर हैं, कम है, उनके लिए लोकतंत्र एक वरदान की भांति है, क्योंकि इस व्यवस्था में सभी को अपने अधिकारों के प्रयोग और आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक देश में इसके सबसे बड़े दावेदार हैं। कथन ए और कथन आर। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। कारण आर, भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रसिद्ध उक्ति है कि भारत में राजनीति का जातीयकरण तथा जातियों का राजनीतिकरण दोनों हुआ है। विशेषकर छोटे दलों के उदय एवं आरक्षण की राजनीति के बाद गठबंधन सरकारों के निर्माण ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया है। आज जातीयता दलों पहचान बन चुकी है। अतः उपयुक्त आधारों पर कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा। उत्तर होगा बी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? उत्तर होगा ए, यानी कि 352 अनुच्छेद। उत्तर होगा इसका ए, यानी कि 355। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा और 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? उत्तर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन 1919 के अनुसार अब केंद्र में लागू कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहा। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? उत्तर होगा ए, भारत तथा इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? उत्तर होगा सी, 1950 में।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन गीत को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 24 जनवरी 1950 को इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान के रूप में इस गीत के प्रथम 5 छंदों प्रथम पद को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गाने का निर्धारित समय 52 सेकंड है। कितने सेकंड है? 52 सेकंड, 52 सेकंड। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधक करके दिया गया है, वह है उत्तर होगा बी 1992 ईस्वी का 73वां संशोधन। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 243 घ में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में खंड क अनुसूचित जातियों, खंड ख अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या अनुपात के अनुसार तथा खंड 3 के अधीन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम से कम 1/3 महिलाओं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं भी शामिल हों, उनके लिए आरक्षित होगा। हमारी संसद द्वारा विज्ञान नीति संबंधी प्रस्ताव निम्न वर्ष में पास किया गया था। उत्तर होगा बी 1958 में। 1958 की वैज्ञानिक नीति संकल्पना ने भारत में विज्ञान और औद्योगिक की नींव रखी। इस नीति के तहत स्वीकार किया गया कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है। विज्ञान नीति प्रस्ताव के आधार पर 1958 में DRDO की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? DRDO की। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? उत्तर होगा सी केंद्र में द्वैध शासन। इसके अलावा जो भी तीनों ऑप्शन है वो उसकी विशेषता थी, तो आपको विशेषता याद होनी चाहिए। पहली है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था अपनाई गई थी, न कि केंद्रीय स्तर पर। अन्य सभी कथन सही हैं। और केंद्र स्तर पर कब अपनाई गई थी? वो 1935 में अपनाई गई थी। निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? उत्तर होगा तीसरा एकीकृत न्यायपालिका। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं में 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता इत्यादि शामिल हैं। एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि संविधान के गैर संघीय लक्षण हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डी BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के नाम निम्न हैं। क्या क्या हैं? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? उत्तर होगा सी 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून को 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के जरिए लागू किया गया था। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है। भारत एक गणराज्य है, क्यों? इसका उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। सॉरी फॉर द ब्लरेंस, ये जो फोटो ब्लर है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि कोई
वंशानुगत राजा राज्य के मुखिया का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? उत्तर होगा डी यानी कि 11वीं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। पंचायत से संबंधित 29 विषयों को इस अनुसूची में शामिल किया गया है जिस पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। 2011वीं जनगणना है, उत्तर है ए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना है? तो वो 15वें नंबर की जनगणना है। वर्ष 2011 में की गई जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है? उत्तर होगा ए 368। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 20 के अंदर केवल यही एक अनुच्छेद है जो कि 368 है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्य की विधानसभाओं में यह नहीं पेश किया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। उत्तर होगा सी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा बी अलेक्जेंडर मूडीमैन। कौन थे 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष? तो वो थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और जो 1909 वाला अधिनियम था उसको मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसने कहा? उत्तर होगा ए, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है कहा था। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।